नमस्कार। आइए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पे जो हमें बताएगा कि आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी गई। एम लक्ष्मीकांत की भारत की राजव्यवस्था के आधार पर हम उन ऐतिहासिक कानूनों को परत दर परत समझेंगे जो एक व्यापारिक कंपनी के राज से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान तक हमें लेकर आए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये सब हुआ कैसे। सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन कैसे करने लगी। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कि उनके बनाए गए कानून और प्रशासनिक ढांचे आज भी हमारे संविधान और हमारी शासन व्यवस्था में कैसे जिंदा हैं। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला दौर था 1773 से 1858 तक का, जिसे हम कंपनी का शासन कहते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर हुकूमत कर रही थी। और फिर आया दूसरा दौर 1858 से 1947 का, जिसे ताज का शासन कहा जाता है। ये तब शुरू हुआ जब 1857 के महाविद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो चलिए पहले दौर में चलते हैं, कंपनी का शासन। ये वो दौर था जब लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को पहली बार यह एहसास हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अब लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सैन्य ताकत बन चुकी थी। और इसी कंट्रोल की दिशा में पहला बड़ा और ऐतिहासिक कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कानून बेहद खास था क्योंकि इसी ने पहली बार भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार करने या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प चीज है सत्ता का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बना और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन आ गए। ये पहली बार था कि भारत में एक सेंट्रलाइज्ड पावर बनाने की कोशिश की गई, एक ऐसी व्यवस्था जिसकी झलक हमें आज भी अपने देश के ढांचे में मिलती है। चलिए अब कहानी में 60 साल आगे बढ़ते हैं, 1833 तक। सत्ता के केंद्रीकरण का ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब अपने चरम पर था। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। यह सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, इसके साथ पूरे ब्रिटिश भारत की सिविल और मिलिट्री पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। ये सब हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए, जो सेंट्रलाइजेशन की दिशा में आखिरी और सबसे बड़ा कदम था। इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति ही छीन ली। और सबसे जरूरी बात, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक संस्था के तौर पर सारी गतिविधियां खत्म कर दी। अब यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक बॉडी थी जो ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन कर रही थी। लेकिन फिर आया साल 1857, वो विद्रोह जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तूफान था जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिलाकर रख दीं। अब ये तय हो गया था कि कंपनी का शासन खत्म होने वाला है। इस विद्रोह के बाद शासन में एक बहुत बड़ा फर्क आया। अब तक जो कंपनी का इनडायरेक्ट रूल था, उसकी जगह अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट शासन आ गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। वाइसरॉय मतलब वो शख्स जो भारत में सीधे ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि था। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, ताज का शासन। ये वो दौर था जब भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और इस दौरान कई नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई गईं। 1857 के विद्रोह का फौरी नतीजा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और शासन की पूरी ताकत ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने और उधर लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत का राज्य सचिव। देखिए, 1857 से अंग्रेजों ने एक बात तो सीख ली थी कि इतने बड़े देश पर भारतीयों के सहयोग के बिना हुकूमत करना नामुमकिन है। इसी सोच का नतीजा था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसने पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की एक छोटी सी शुरुआत की। ये एक ऐतिहासिक लेकिन बहुत ही सीमित बदलाव था। लेकिन जैसे जैसे भारतीयों को शासन में थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हुआ, उसी के साथ कुछ ऐसी नीतियां भी आईं जिन्होंने अनजाने में या शायद जानबूझकर भविष्य में होने वाले बंटवारे के बीज बो दिए।
इनमें सबसे खतरनाक था 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों से आया सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्टोरेट का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम वोटर ही कर सकते हैं। इस एक कदम ने भारतीय राजनीति को कानूनी तौर पर धर्म के आधार पर बांट दिया और इसी नीति की वजह से उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ये एक ऐसी उपाधि थी जिसका भारतीय इतिहास पर बहुत ही गहरा और दुखद असर पड़ा। अच्छा, अब एक और मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में आया था और इसे कहते हैं द्वैध शासन या डायरकी। ये असल में प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार की व्यवस्था थी। तो ये काम कैसे करता था? प्रांतीय विषयों को दो लिस्ट में बांट दिया गया। एक थे हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य। इन पर गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से काम करता था जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। और दूसरी तरफ थे आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय और पैसा। इन पर गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ फैसले लेता था जिन्हें किसी को कोई जवाब नहीं देना होता था। यानी असली ताकत अब भी गवर्नर के ही पास थी। इन तमाम सुधारों के जरिए चाहे वो कितने भी आधे अधूरे क्यों न हों, भारत धीरे धीरे ही सही अपने खुद के संविधान की तरफ बढ़ रहा था। इन आखिरी ब्रिटिश कानूनों ने अनजाने में ही सही वो स्टेज तैयार कर दिया था जहां से आज़ादी और सत्ता का हस्तांतरण मुमकिन हो सका। 1919 के एक्ट ने द्वैध शासन के अलावा और भी बहुत कुछ किया। इसने केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म की शुरुआत की। इसने एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जो आज के यूपीएससी की नींव बना। और इसने पहली बार राज्यों के बजट को केंद्र के बजट से अलग किया। लेकिन हाँ, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो बांटने वाली नीति थी उसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक फैला दिया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। गवर्नर जनरल के पद से लेकर हमारे लोक सेवा आयोग तक, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से लेकर हमारी संसदीय प्रक्रियाओं तक, ब्रिटिश काल की ये जो लंबी प्रशासनिक और कानूनी विरासत है वो आज भी हमारी भारतीय राजव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।